नमस्कार दोस्तों। हमको तहजीब सिखाती है मोहब्बत करना और दुनिया हमें नफरत पर लगा देती है। कमोबेश आज यही स्थिति है। नफरत किस कदर और किस तरह से बरस रही है और क्या कर रही है, ये हम सब देख रहे हैं। और इस नफरत ने किस तरीके से हमें, हमारे देश को, हमारी दुनिया को किस तरीके से बर्बाद किया है, यह समझने वाला है। और यह हमें जिस तरीके से रुलाता है, जिस तरीके की स्थितियां पैदा करता है, वो हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों के जहर बोता है। जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में तृप्ति त्यागी ने किया, वो किसी भी सभ्य समाज में अच्छा नहीं माना जा सकता है। और यही नहीं, उससे निंदनीय नहीं हो सकता, उससे बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि टीचर जिसे कहते हैं, शिक्षक जिसे कहते हैं, वो गुरु होता है। और गुरु यदि नफरत सिखाए, हमले करना सिखाए, तो निश्चित रूप से तकलीफ होती है। राहुल गांधी सदैव सही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना नफरत का केरोसिन पूरे देश में फैला दिया है कि बस हल्की सी चिंगारी की जरूरत है। और वही हो रहा है। आज यदि स्कूलों में ये हो रहा है, इस तरह की घटनाएं हो रही, तो निश्चित रूप से तकलीफ। आज मैं आपसे बात करूंगा ये नफरत जो हिंदू मुस्लिम के बीच पनपी है। यदि हम याद करें तो 1832 से पहले इस तरह की घटनाएं कभी नहीं, हिंदू मुस्लिम दंगे कभी नहीं, कभी उनमें कोई। और 1832 में जो भारत के इतिहास में 7 जून 1832 को पहला दंगा हुआ था, वो दंगा भी पारसी और मुस्लिम में हुआ था, न कि हिंदू और पारसी में। और वो भी साउथ मुंबई में हुआ था। और इसके बाद फिर दूसरा दंगा भी जो हुआ 1851 में, वो भी मुंबई में हुआ, और वो भी पारसी और मुस्लिम में हुआ था। और इसके बाद मतलब पारसियों को भगाने के लिए किस तरह, और ये पारसी कौन है? राहुल गांधी के ग्रैंडपा यानी फिरोज गांधी जी पारसी थे। तो इसलिए इसके बाद में तीसरा दंगा 1857 में भड़ूच में हुआ, और जो ये हुआ इसमें भी पारसी और मुस्लिम के बीच हुआ, और इसमें 2 पारसी मारे गए थे। और इसके बाद में 1874 में जो हुआ, वो दंगा भी जो हुआ, वो भी हिंदू में नहीं, मुस्लिम और पारसी के बीच हुआ। और फिर पहला हिंदू और मुस्लिम के बीच जो दंगा हुआ, वो तमिलनाडु के सलेम में हुआ, और वो 1882 में हुआ, और उसमें कुछ लोगों की मौत हुई। इसके बाद में लगातार फिर काफी अरसे तक शांति का माहौल रहा, अच्छा माहौल रहा। फिर उसके बाद में बिहार में शाहाबाद में 1917 में सांप्रदायिक दंगा हुआ, और यह भी हिंदू मुस्लिम के बीच था। और इसके बाद अगले साल 1918 में हुआ, वो भी वही हुआ। यानी दंगे की शुरुआत कहां से होती? कभी हिंदू मुस्लिम के बीच नहीं होती। दंगे की जो हिंदू मुस्लिम के बीच शुरुआत हुई, वो अंग्रेजी हुकूमत ने कराई। और अंग्रेजी हुकूमत ने यह लड़ाई करा के, क्योंकि उन्होंने समझा कि पारसियों से लड़के, पारसी और मुस्लिम लड़के कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है, यहां पर हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहिए। जब हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे तब हमारी सत्ता मजबूत होगी, हम जो मजबूत होगा उसे पकड़ लेंगे। तो यह स्थिति हुई। मालाबार में भी जो 1920 और 21 में हुआ, वो भी हिंदू और ब्रिटिश राज के दौरान जो हुआ, वो दंगा हुआ,
उसके बाद में आप देखें पेशावर के राइट्स हुए, वो हिंदू मुस्लिम के बीच में हुए। तो मैं ये उदाहरण क्यों दे रहा हूं, ये इसलिए दे रहा हूं कि दंगों की जो पृष्ठभूमि है, सांप्रदायिक दंगों की, ये अंग्रेजों की की हुई है। और अंग्रेजों ने इसे क्यों खड़ा किया? अंग्रेजों ने इसलिए खड़ा किया क्योंकि सत्ता स्थापित करनी है, उससे मजबूर करना है। आज भी दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। आप देखिए कैसे हो रहे हैं। मणिपुर के आपने दंगे को, सांप्रदायिक दंगा लगातार चल रहा है, उसको आपने देखा। वो किसमें है? आदिवासी, ईसाई आदिवासियों का दूसरे हिंदू आदिवासियों के साथ, और यह दंगा होता है। जो राष्ट्रवादी मुसलमान, मेवात का, नूह का, जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, भारत के लिए लड़ाई लड़ी है, जो पाकिस्तान के बजाय भारत के साथ खड़ा हुआ था, आज उस मुसलमान को भड़काया गया है, उसे बदनाम किया गया है, और उसको बदनाम करके यह स्थिति करी गई है कि अब दंगे कराए जा रहे हैं। कल से नूह और उसके आसपास के मेवात, नूह और ये पूरे इलाके में इंटरनेट 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। व्हाट्सएप मैसेज, बल्क मैसेज, उन पर भी रोक लगाई गई है, उन पर भी नियंत्रण किया गया है। क्यों? क्योंकि कथित हिंदूवादियों ने 28 तारीख को वह फिर से वही हिंसक, वही नफरत वाली यात्रा निकालने की घोषणा कर दी है, जबकि उसकी अनुमति नहीं दी गई। यह स्थिति, तो ये दंगे कराना, इनका ये पूरी पृष्ठभूमि रचना और ये सब करना कौन कर रहा है? इनके पीछे है कौन? इनके पीछे भारतीय जनता पार्टी है, उसके नेता हैं, उससे जुड़े हुए संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, और न जाने कौन कौन से कह देंगे, गौरक्षा दल और ये दल और वो दल, पता नहीं कौन कौन बन गए। इन्होंने ठेका ले लिया है समाज का, क्या आप खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे। तो यह स्थिति करती है। क्यों? वजह समझ, इससे कई फायदे हैं इन्हें, किसी और को फायदा नहीं है। आपने कभी देखा है कि कभी कोई बड़ा रईस मुसलमान कभी मरा हो? जो मरते हैं छोटे छोटे गरीब और न जाने कौन कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जो एक वक्त की रोटी, 2 वक्त की रोटी के इंतजाम के लिए भटकते हैं, काम करते हैं, वो मरते हैं। और दूसरी तरफ हिंदुओं में भी आप देखिए कौन लोग होते हैं लड़ने वाले, जाहिल, गंवार, वो लोग जो छोटे छोटे काम करते हैं और वो करते हैं। बाकी ये तथाकथित जो ये नेता हैं इनके, ये सिर्फ भड़काने का काम करते हैं, आपको भाड़ में झोंकने का काम करते हैं। जब ये सब पक जाता है, आपके दिल में और उनके दिल में नफरत पक जाती है, तो ये तुरंत अपने वोट के लिए मरहम लगाने पहुंचते हैं। और इस मरहम से आप एकदम से भावनात्मक जुड़ते हैं और कहते हैं नहीं, अब यहां यह राजनीति। आप याद करिए 1947 में जब देश आजाद हुआ, दिल्ली में दंगा शुरू हुआ। पंडित नेहरू को पता चला कि पुरानी दिल्ली में इस तरह की स्थिति सांप्रदायिक दंगे की हो गई है। पंडित नेहरू ने किसी की नहीं सुनी, एकदम से अपनी जीप उठाई, खुली जीप थी, और एकदम से लेके पहुंच गए उस मोहल्ले में। दोनों तरफ से तलवारें और सब कुछ तना हुआ था। पंडित जी एकदम से बीच में पहुंचे और अपनी जीप रोकी और जीप के ऊपर खड़े होकर के बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगे, आओ मुझे मार डालो, आओ मुझे मार डालो। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि देश का प्रधानमंत्री और इस तरीके से अकेले आके कह रहा मुझे मार डालो, कोई नहीं है उसके साथ। लोग इतना आदर करते थे उनका, या तो अब मुझे मार डालो, नहीं तो फिर अब शांत हो जाओ। अंत में दोनों पक्ष अपने अपने घरों में चले गए और पंडित नेहरू वापस आए। यह होता है, यह लीडरशिप होती है। यह नहीं होती कि हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जिस सुरक्षा के बीच में रहते हैं, उस सुरक्षा के बाद भी
हम जाने से डरते हैं, बोलने से डरते हैं और न जाने क्या क्या डरते हैं। हम पहुंचते हैं तो हम चीन के साथ में मिलने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। चीन ने आधिकारिक वो दिया, बयान दिया कि भारत के प्रधानमंत्री ने हमसे आग्रह किया कि वो अकेले में मिलना चाहते हैं जिनपिंग से। चुपचाप क्यों मिलना चाहते हैं? क्या ऐसा आपका दबाव हुआ, या आप क्या करना चाह रहे हैं? और ये मीटिंग क्यों हुई, उसमें क्या हुआ, खुलासा कीजिए। आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो करते हैं उसका उदाहरण बताता हूं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि हमारी बड़ी वो है कि हम चीन के साथ मिलकर के और किस तरीके से क्या काम करें। आप उस बयान को आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो नरेंद्र मोदी ये करते रहे, और अब नफरत के खेल में कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे चुनाव जीतने के लिए उसका इस्तेमाल करना है, क्या करना है कि साहब पूरे 5 साल आप हमारी जमीन दबाइए, हमारे लोगों को मार डालिए या कुछ भी करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव के समय में एक ड्रामा हमें कर लेने दीजिएगा, उस समय एक ड्रामा करके हम चुनाव जीत जाएंगे, फिर आप लूट लीजिए, आपकी मर्जी। हम आपको पैसा भी कमवा रहे हैं, व्यापार घाटा हम भारत का बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यह होता, इसलिए समझने की जरूरत किस तरह से साजिशों का दौर चल रहा है, और ये साजिशें आपके लिए रची जा रही कि आपको कैसे लूटा जाए, खत्म किया जाए, बर्बाद किया जाए। और इसी कड़ी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की एक कमेटी बनाई थी जांच करने के लिए, और वो कमेटी जवाब नहीं दे पा रही, कुछ कह नहीं पा रही, समय सीमा बार बार लांग रही है। उसे इतना क्लिष्ट लग रहा है। क्यों लग रहा है? सीधा सीधा सा है, सब कुछ मौजूद है, फिर क्यों चिंता है? वजह सा कि जिस तरह के हालात, कोई हिम्मत नहीं करना चाहता कि अडानी के लिए करेंगे तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के कितने क्या कर लेगा। असलियत में तो मोदी के अंडर में ईडी आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, जाने क्या क्या आ जाएगा। हम तो व्यापारी मर जाएंगे, हम तो बड़े आदमी मर जाएंगे। यह चिंता का विषय, इसलिए इसीलिए इसकी जेपीसी की मांग की जा रही है। और जेपीसी से कोई बहुत बड़ा वो नहीं हो जाने वाला, क्योंकि उसमें बहुतायत में सदस्य जो है भारतीय जनता पार्टी के होने वाले। लेकिन जेपीसी होती तो तमाम सवाल उधेड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता सांसद वहां मौजूद होते और वो घेर लेते सरकार। इसलिए नहीं हो, जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की है और तमाम सारी चीजें की। अभी पीछे कांग्रेस ने एक इशू उठाया था कि गुजरात में जो अदानी पावर है, कैसे कैसे उसको गलत तरीके से लाभ दिया गया, और 3,500 करोड़ के करीब करीब 4,000 करोड़ के करीब का जो है बेजा लाभ दे दिया गया। जब इतना शोर मचाया तब कहीं उस पर कुछ चिट्ठी जारी की गई, कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं ईडी जांच करती, क्यों नहीं वो कर रही? क्योंकि उनके पैसे से ही तो ये नफरत फैलानी है, राजनीति करनी है और सब कुछ करना। हालात बहुत बदले हुए जिन्हें आपको समझने की जरूरत है। देश जिस तरीके से बर्बादी में जा रहा है, जिस तरीके से उसे ढकेला जा रहा है, वो हम सबके लिए चिंताजनक है। और जो हालात कर दिए गए उनसे आपको सीखने की जरूरत है। क्या हो रहा है, किस तरीके से इस्तेमाल होता है। शरद पवार के चरित्र को हम देख ही नहीं, किस तरीके से बदला जाता है। कभी वो बयान सुबह कुछ देते हैं और शाम को कुछ देते हैं, रात में कुछ हो जाता है। तो इस तरह की स्थिति है। नफरत की दुकान चल रही है, और नफरत की दुकान जब चलेगी तो साहब उसका हेडमास्टर कौन है, पहले ये समझना पड़ेगा। ये जो नफरत का स्कूल है इसमें कौन है? तो नाम तो फिर नरेंद्र मोदी का ही आता है। क्यों? क्योंकि इस नफरत को फैलाकर ही इसी केरोसिन के बूते आग लगाई जाती है, और फिर खुद के लिए जमीन।
रोजगार आप दे नहीं सकते हैं, शिक्षा आप दे नहीं सकते हैं, सुरक्षा आप दे नहीं सकते हैं, तो देंगे क्या? सरकार क्यों? सरकार का काम यही देना होता है। वह भी यदि नहीं दे पा रही है तो निश्चित रूप से चिंता का विषय, और इस चिंता के विषय को समझने की जरूरत है। और यही वजह है क्योंकि आपने पूरी दलाली और सारी चीजों का पूरा एक साम्राज्य बनाया। उदाहरण देता हूं, पंडित नेहरू ने हजारों ट्रेनें बनाई, हजारों ट्रेन। इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, दूसरे और लोगों ने बहुत ट्रेनें बनाई। मनमोहन सिंह के काल में बनी, जब लालू जी थे उनके समय में दुरंतो बनी, जिस समय ममता बनर्जी थी। तो इस तरीके से बहुत हजारों ट्रेनें बनी, कभी नहीं हुआ। चंद वंदे भारत ट्रेनें बनी, और वो भी उसमें जो पार्ट लगे हैं और सब कुछ कहा जाता है स्वदेशी, भले ही बन रहे हैं, लेकिन उसमें कितना चाइना से आ रहा है आयात होकर के और कितना सामान लग रहा है वो भी देखने वाला है। अदानी को उसमें कितना लाभ हो रहा है ये भी देखने वाला है। उसके अलावा भारत गौरव ट्रेन, इस तरह से करके चंद ट्रेनें, 1 दर्जन भी ट्रेनें नहीं है ऐसी। और उस ट्रेन का क्या हुआ? वो ट्रेनें कहीं किसी चीज से लड़ती हैं, टूट जाती हैं, कहीं किसी से कुछ होता है वो हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। अब रामेश्वरम जाने वाली ट्रेन में अब देखिए आग लगी और तमाम सारे लोग मर गए। इस तरह की स्थितियां हैं, और इस दौर में आपने तमाम देखे हो। क्यों? क्योंकि अदानी जैसों को ठेके देने हैं, उनको वो करना है, इतना सब स्टैंडर्ड माल लगाना, इतनी कमजोर ट्रेनें बनानी है कि वो कभी आग लग जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, और यही खेल चलता रहे। हम लंबे अरसे से देख रहे हैं कि इसी तरीके से ये हमारे लिए दुख है। वहां पर रेलवे सुरक्षा फोर्स का सिपाही यात्रियों को गोली मार देता है नफरत के आधार पर, लेकिन कुछ नहीं होता। नफरत हर किसी के भरने की कोशिश की गई, किसी के भर गई, किसी के कम भरी, किसी के नहीं भरी, लेकिन हर जगह फैलाया गया। ये इतना बड़ा केरोसिन है कि इसके लिए बड़ी आग जलाने की जरूरत नहीं है, चिंगारी का, और वही चिंगारी लगाई है। अब स्कूलों में भी लगने लगी। इससे आप समझिए कि स्कूलों में आप क्या सिखा रहे हैं। स्कूलों में आप नफरत का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये नफरत आपको ले डूबेगी, पूरे देश को ले डूबेगी। आप सोचिए, राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि जरूरत है शिक्षा की, जरूरत है आगे बढ़ने की, सोच समझ की, पढ़ने की। जब आपको ज्ञान होगा, चीजें होंगी, तब आप करेंगे, तब आप जॉब पाएंगे, तब आप उसमें बिजी होंगे। नफरत के लिए आपके पास टाइम नहीं हो। लेकिन जब आप बेकार घूमेंगे तो यही नफरत फैलाएंगे, कुछ ये करेंगे, यही धंधा है। अब आप सोचिए, आप किसी के धंधे का सामान बनना चाहते हैं या नफरत को खत्म करने की दिशा में सोचना चाहते हैं? ये देश आपका है, इस देश के लोग आपके, हम सब भाई हैं, चाहे आज कोई किसी भी धर्म को मानता। मदर टेरेसा कहां से आई थी? जर्मनी से आकर भारत में आके सेवा की, और इतनी सेवा की, अपना संपूर्ण जीवन दे दिया, लेकिन इस देश से कुछ लिया नहीं। यह सोच होती, जब यह सोच आएगी, देने की आएगी, तब आप सोचिए। इसलिए फिर सोचिए, आप समझिए कैसे अपने देश को बचाना है, अपने बच्चों का भविष्य बचाना है, अपने लोगों का जीवन बचाना है। ये तब बचेगा जब ये नफरत खत्म हो। और इसका एक ही मात्र रास्ता है जो राहुल गांधी सुझाते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए, और वो दुकान से कोई सामान कीमत दे के नहीं, मुफ्त में मिलना चाहिए। क्योंकि मोहब्बत बांटिए, तो अब मोहब्बत बांटने निकलिए। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको बर्बाद करने के लिए तो वो बैठे ही। जय हिंद।
है।